हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हर्ष कुमार सिंह फर्स्ट अटेम्प्टर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूं। पिछले वीडियो में जो है हम लोग जो है पॉलिटी सब्जेक्ट का जो है प्रेम्बल टॉपिक के बारे में चर्चा किया था और उसमें जो है जो भी बीपीएससी मेंस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे उसका मैंने जिक्र किया था और जो है कुछ संभावित क्वेश्चंस भी मैंने दिया था। आज इस वीडियो में जो है हम लोग जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो है बीपीएससी में जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस 5 ईयर का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। 5 ईयर के अंदर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका हम लोग जो है आज उसका आंसर राइटिंग अप्रोच देखेंगे कि किस तरीके से जो उसका आंसर लिखा जा सकता है। तो चलिए आज हम लोग जो है फंडामेंटल राइट्स का जो है आंसर राइटिंग जो है अप्रोच देखते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट से जो है बीपीएससी में जो है 65th बीपीएससी में जो है एक क्वेश्चंस आया हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, डू यू एग्री विथ द व्यू डेट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन फंडामेंटल राइट्स बाय वन हैंड एंड टेकन देन बैक बाय अनदर हैंड। मतलब क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं? ठीक है, हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है। क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाइज में है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में 2-3 चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। पहला, यहाँ पे बोल रहा है डू यू एग्री, मतलब जो है आपसे पूछा जा रहा है क्या आप जो ये स्टेटमेंट दिया गया है आप इससे सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो क्यों सहमत हैं? अगर सहमत नहीं हैं, आप अगर एग्री नहीं करते हैं तो फिर क्यों एग्री नहीं करते हैं? तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में आपको लॉजिक देना है, वो फैक्ट देना है। अगर आप एग्री हो रहे हैं या डिसएग्री हो रहे हैं तो उसके जो है रिलेवेंट आपको जो है आपको पॉइंट देना पड़ेगा, फैक्ट देना पड़ेगा कि हम क्यों जो है इस स्टेटमेंट के साथ जो है एग्री कर रहे हैं और क्यों जो है हम इस स्टेटमेंट के साथ डिसएग्री कर रहे हैं। क्लियर? हम लोग जो है सिंपल सा एक जानिए कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी अगर आता है तो हमारा अप्रोच जो है बैलेंस्ड वाला होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब जो है हम किसी एक तरफ झुक जाए। हमने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि हमें किसी एक अप्रोच के साथ झुक नहीं जाना है, हम उसके साथ नहीं चले जाना है, बल्कि हम लोगों को ऐसे अप्रोच में जो है बैलेंस्ड बना के चलना है। और बैलेंस्ड बनाने का मतलब है कि मतलब चूंकि जब स्टेटमेंट अगर ऐसा दिया है तो दोनों की तरफ से जो है लॉजिक होगा, एक हाथ से दिया भी गया है और कहीं कहीं जो है उसका छीन भी लिया जाता है। तो ये दोनों अप्रोच जो है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, इन दोनों अप्रोच में जो है लॉजिक तो है और इस लॉजिक का तर्क भी होगा। तो हम लोग हमेशा इस क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे कि हम लोग जो है इस क्वेश्चन के डील में जो है एग्री और डिसएग्री, ठीक है, डिसएग्री, इन दोनों लॉजिक को आप बता देंगे। हम लोग इन दोनों लॉजिक को बता देंगे भाई क्यों जो है इससे एग्री हुआ जा सकता है और क्यों इससे जो है डिसएग्री हुआ जा सकता है। हम दोनों जो है तर्क को बता देंगे और उसके बाद हम जब कंक्लूड करेंगे तब हम वहाँ पे बैलेंस्ड अप्रोच अपना लेंगे कि जो है कुछ माना जा सकता है लेकिन जो है पूरा नहीं माना जा सकता है। ठीक है, अब उसके लिए हमको तर्क जो देंगे उसी के बेस्ड पर हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन जो है बनाएंगे अपना। क्लियर? तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जो है किस तरीके से जो है हम इसका आंसर जो है अप्रोच को अपनाए हैं, किस तरह से इसका आंसर जो है लिखा जा सकता है। पहला, कल ही हमने जिक्र किया था, पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि कभी भी जो है क्वेश्चन लिखने का जो है 3 तरीका है। पहले हम लोग कीवर्ड पकड़ेंगे, तो कीवर्ड क्या है यहाँ पे है, डू यू एग्री। ठीक है, एक कीवर्ड है, लेकिन पहला कीवर्ड क्या है आपका, फंडामेंटल राइट, जिसके बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में पूछा जा रहा है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो ये आपका जो है कीवर्ड है।
ठीक है, ये फंडामेंटल राइट का कीवर्ड है जिसके बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको इसी के बारे में जो है क्या करना है, इंट्रोडक्शन बताना है। दूसरा जो है क्या है कि डू यू एग्री, मतलब जो है ये आपसे जो है वक्तव्य पूछ रहा है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप इससे सहमत हैं या नहीं है, तो ये आपका कीवर्ड है क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी बेस पे है। ठीक है, डू यू एग्री पे, ठीक है। और किस आधार पे बेस है कि जो है मौलिक अधिकार जो है दिए गए हैं और दूसरे हाथ से छीने गए, ये स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, आपका बेस है। इसी आधार पे आपको क्या करना है कि आपको जो है एग्री होना है या डिसएग्री होना है, इन चीज़ों को बताना है। क्लियर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो इंट्रोडक्शन इसका क्या है, तो हमने इंट्रोडक्शन जो है इसका सिंपल जो है बनाया है, कल हमने बताया था इंट्रोडक्शन। इसी क्वेश्चन के बारे में हमने इंट्रोडक्शन जो है बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में कि जो है कैसे लिखा जा सकता है। तो हमने जो है इसका जो है रिसेंट ईयर है ना, मतलब जो है समकालीन अप्रोच के आधार पर इसका जो है हमने इंट्रोडक्शन दिया है। और बेहतर है कि ऐसे क्वेश्चन में जो है आप समकालीन है ना, रिसेंटली जो अप्रोच होता है उसके आधार पर ही जो है डिफिनेशन दे दे तो बेटर होता है। ऐसे आप अलग तरीके से भी दे सकते हैं, हिस्टोरिकल भी दे सकते हैं, या फिर जो है डिफिनेशन बेस्ड भी जो है आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, लेकिन अगर रिसेंटली देंगे तो ठीक है। अभी इसमें जो है इंट्रोडक्शन हमने दिया, इन रिसेंट ईयर्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन debated in a number of constitutional cases. The questions arises as to whether our constitution truly grants full right to citizens or restricts these rights depending on the restrictions imposed by the government and the interpretation by the judiciary. Clear? मतलब हाल के वर्षों में कई संवैधानिक मामलों में मौलिक अधिकारों की व्याख्या को लेकर बहस हुई है। क्लियर। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और न्यायपालिका की व्याख्या के आधार पर यह प्रश्न उठता है कि क्या हमारा संविधान वास्तव में नागरिकों को पूर्ण अधिकार देता है या फिर इन अधिकारों को सीमित करता है। ठीक है, तो एक तरीके से हमने जो है जो इंट्रोडक्शन दिया, जो क्वेश्चन हमने हमेशा बोला कि इंट्रोडक्शन ऐसा दे कि क्वेश्चन के बेस पे हो, है ना, क्वेश्चन जिस तरह से पूछा है उसी बेस पे हमने इंट्रोडक्शन इसका लिख दिया है। ठीक है, हमने इसमें सवाल भी उठा दिया क्या जो है, जो न्यायपालिका की जो व्याख्या है, जो न्यायपालिका ने अलग अलग जो है केसेस में व्याख्या की है, उसमें जो है उसने क्वेश्चन मार्क भी उठा है कि क्या फंडामेंटल राइट जो है वास्तव में नागरिकों को पूर्ण अधिकार देता है, और सरकार के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है उसी बेस पर जो है न्यायपालिका का जो है व्याख्या भी रहता है। ठीक है, तो एक तरीके से हमने जो है इसी बेस पे जो है आपका डिफिनेशन बता दिया है। क्लियर। अब इसका जो है जो हमारा जो कीवर्ड था कि डू यू एग्री वाला, ठीक है, कि मतलब एक हाथ से देता है और दूसरे हाथ से ले लिया जाता है, तब इसके जो है एग्री या फिर जो है डिसएग्री के पक्ष में जो है आपको पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला हमने दिया है कि जो है आर्गुमेंट इन एग्रीमेंट। ठीक है, हम अगर एग्री है सहमति के तर्क में, क्या सहमति के तर्क में जो है आप आर्गुमेंट दे सकते हैं, क्या लॉजिक दे सकते हैं। ठीक है, तो यह है कि जो है अगर जो ये स्टेटमेंट है ये सही है, मतलब एक हाथ से दिया गया है, दूसरे हाथ से छीन लिया गया है, तो क्यों बोला गया है कि छीन लिया गया है, तो उसके पक्ष में हमने कुछ फैक्ट दिया है कि जो है इस आधार पे बोला जाता है कि जो है मौलिक अधिकार दिया जरूर गया है, लेकिन जब जरूरत पड़ता है वो छीन लिया जाता है। किस आधार पर, देखिए पहला पॉइंट है कि फंडामेंटल फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19, ठीक है, अंडर आर्टिकल 19 आर सब्जेक्ट टू numerous reasonable restriction which can limit their effective application। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि जो है आर्टिकल 19 है, आर्टिकल जो 19 है ये क्या करता है, ये हम लोगों को जो है फ्रीडम देता है। किस तरीके का फ्रीडम देता है, आप अगर देखेंगे तो जो है इसमें जो है आपको स्पीच एंड जो है एक्सप्रेशन के जो है फ्रीडम देता है। तो आपको जो है यहाँ पर आर्टिकल 19 उसके अलावा और भी उसके अंतर्गत जो है फ्रीडम है। ठीक है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता दिया गया है, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दिया गया, तो बहुत सारे उसमें फ्रीडम्स है। तो यहाँ पे बोला गया कि आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम तो दिया गया है, ठीक है, लेकिन
इसमें जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी जो है लगा दिया गया है, जो इसके लिमिट्स को जो है बताता है। ठीक है, मतलब जो है आर्टिकल 19 में प्रदत्त स्वतंत्रताएं जो क्या है, युक्ति संगत प्रतिबंधों के अधीन है। ठीक है, जिससे उनके प्रभाव पर असर पड़ता है। मतलब क्या है, आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट है वो आपको मिल तो रहा है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, वो कौन सा अधिकार मिल रहा है, जो रिस्ट्रिक्शन वाला नहीं है। अगर कहीं पे रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है तो वो अधिकार आपको नहीं मिल सकता। जैसे मान लीजिए कि जो है हाल फिलहाल में बहुत सारे केसेस आए थे, जैसे मान लीजिए कि जो ऑपोजिशन है उन्होंने आरोप लगाया कि बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल हैं, जो पत्रकार हैं, उनके ऊपर जो है राजद्रोह को मुकदमा लगा दिया जाता है। क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये आर्टिकल 19 में है ना। आर्टिकल 19 का क्लाउज 1 के ए क्लाउज के अंतर्गत जो है जो दिया गया है आपको बोलने और जो अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, उसके अंतर्गत जो है प्रेस की स्वतंत्रता को भी जो है रखा गया है। तो प्रेस की स्वतंत्रता को भी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन सरकारें जो है कहीं कहीं जो है बोला जाता है कि सरकारें जो है गलत तरीके से जो है प्रेस को दबा देती है या फिर जो है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। और विपक्ष ऑपोजिशन जो है कई बार आरोप लगाते हैं कि बहुत सारे पत्रकारों पर जो है कानूनी कार्रवाई कर दिया जाता है, जो क्या है आर्टिकल 19 का जो है एक तरह से जो है एक वायलेंट किया जा रहा है, वायलेंस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके का जो है रिस्ट्रिक्शन है, जिसके आधार पर जो है आरोप लगाया जाता है कि आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम दिया गया है उसको जो है क्या किया जा रहा है कि जो है उसको सीमित किया जा रहा है। क्लियर। दूसरा पार्ट देखें, आर्टिकल 22 अलाउज प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट ट्रायल वेकिंग पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 22 में बिना मुकदमा चलाए निरोध की अनुमति दी गई है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कमजोर करता है। तो आर्टिकल 22 जो है ये भी क्या है, इस आधार पर भी लगाया जाता है कि जो है ये एक तरीके से जो है बिना जो है मुकदमा चलाए किसी को भी जो है डिटेंशन में रखा जा सकता है ना, उसको जो है कैद में रखा जा सकता है। और ये क्या करता है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको जो है कमजोर करता है। ठीक है, तो ये आरोप इसमें लगता है कि जो है ये अधिकार, मौलिक अधिकार को सीमित करता है। तीसरा देखिए कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अधिकांश मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब बोला गया कि राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 359। मतलब जो है नेशनल इमरजेंसी अगर लगता है तो ये प्रोविजन किया गया आर्टिकल 359 में। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन कहाँ पे है, आर्टिकल जो है 352 में। 352 में जो है दिया गया है कि जो है नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। और 359 में जो है इसका प्रभाव के बारे में, इफेक्ट के बारे में, अगर जो है नेशनल इमरजेंसी लगता है तो राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो जो है मौलिक अधिकारों को जो है निलंबित कर सकते हैं। क्लियर। तो ये जो है पहले क्या था, 44वें संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के पहले जो है कोई भी मौलिक अधिकार को जो है सस्पेंडेड किया जा सकता था, किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता था। लेकिन जो है 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में जो है उसमें 20 और 21 को जो है 20 और 21 को जो है उसको रिजर्व कर दिया गया। मतलब अब जो है 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे जो है फंडामेंटल राइट को जो है सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन 20 और 21 को नहीं किया जा सकता है। अब एक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया है 20-21 का, लेकिन पहले जो है 1978 के पहले जो है 20 और 21 को भी जो है सस्पेंडेड किया जा सकता था। क्लियर। तो ये जो है ये था। तो इसके आधार पर जो ये आरोप लगता है कि जो है इस आधार पर आरोप लगता है कि नेशनल इमरजेंसी के समय जो है फंडामेंटल राइट को जो है सीमित कर दिया जाता है या छीन लिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है लोक व्यवस्था नैतिकता। जैसे शब्द स्पष्ट है, जिसे राज्य अपनी सुविधा से व्याख्यात कर सकता है। मतलब अगर देखें तो किस आधार पर जो है फंडामेंटल राइट को जो है रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, पब्लिक ऑर्डर पे, है ना, पब्लिक ऑर्डर या जो है मॉरलिटी पर। ठीक है, लेकिन जो है पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी जो है
आर ओपन टू बोर्ड इंटरप्रिटेशन, मतलब जो है इसकी व्याख्या जो है स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। इस कारण जो है गवर्नमेंट क्या करती है कि जो है इस पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के आधार पर जो है सरकारें जो है रिस्ट्रिक्शन लगा देती है फंडामेंटल राइट पर, क्योंकि इस पर जो है कोई भी इसका जो है स्पष्ट प्रोविजन नहीं है, तो सरकारें लगा देती है। बाद में जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट इसको स्पष्ट करता है कि इस आधार पर जो है लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है और अक्सर राजद्रोह जैसे कानूनों से रोकी जा सकती है। ठीक है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस फॉर इम्प्लिक्ट इज ऑफ्टन रिस्ट्रिक्टेड यूजिंग सेडिशन लॉ, मतलब जो है प्रेस की स्वतंत्रता का अगर देखेंगे तो संविधान में उल्लेख तो नहीं किया गया है, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो है उसको बोला गया है कि जो है जो आर्टिकल 19 क्लाउज 1 है उसके अंतर्गत ही जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी आता है। तो अक्सर जो है सरकारें जो है प्रेस की स्वतंत्रता को जो है इसको दबाने का प्रयास करती है और उनके ऊपर जो है राजद्रोह जैसे कानूनों के द्वारा जो है रोका जाता है कि जो है वे जो है कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे जो है देश की एकता, अखंडता, ठीक है, सिक्योरिटी इशू, इस पे जो है इफेक्ट पड़ता है। इस आधार पर जो है प्रेस की स्वतंत्रता पर भी जो है क्या किया जाता है, रोक लगा दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, आर्टिकल 33 अलाउज पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट राइट ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल, मतलब जो है अनुच्छेद 33 के तहत जो है सशस्त्र बलों के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। मतलब जो सशस्त्र बल है, आर्म फोर्सेस है, उनके अधिकारों को भी सीमित किया जाता है, उनके भी फंडामेंटल राइट को जो है क्या किया जाता है कि जो है रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो है राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन 1978। एक सबसे बढ़िया उदाहरण इसका बताया जाता है कि जो है फंडामेंटल राइट को भी जो है छीना जा सकता है। ठीक है। और उसका सबसे एक बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया। ठीक है। पता है आप लोग को कि 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत जो है जो राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार था वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही था, उसको हटा दिया गया और अब जो है उसको लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है। आर्टिकल 300A के क्लाउज ए के अंतर्गत जो है राइट टू प्रॉपर्टी है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है लीगल राइट है, ना कि जो है फंडामेंटल राइट। लेकिन इससे पहले वो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट था। तो इसलिए जो है इस पर आरोप लगता है कि जो है सरकार जो है इस तरीके का फंडामेंटल राइट को हटाई है, आगे भी हटा सकती है। ठीक है। उसके अलावा जो है राजद्रोह, यूएपीए जैसे कानूनों का उपयोग असहमति को दबाने के लिए किया जाता है। मतलब लॉज लाइक सेडिशन एंड यूएपीए आर यूज टू सप्रेस डिसेंट, मतलब जो है सरकारें जो है बहुत सारे ऐसे कानून हैं, लॉज हैं, जिसको जो है जो सरकार के खिलाफ होता है, सरकार के डिसएग्री करते हैं सरकार से, वैसे लोगों को दबाने के लिए जो है इन कानूनों का प्रयोग किया जा सकता है और उनके फंडामेंटल राइट का भी जो है हनन होता है। ठीक है। उसके अलावा इंटरनेट शटडाउन्स एंड सर्विलेंस डिस्ट्रिक्ट डिजिटल राइट्स, मतलब जो है इंटरनेट शटडाउन और निगरानी डिजिटल अधिकारों को प्रतिबंधित करते हैं। ठीक है। आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इंटरनेट जो है वो भी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत माना गया है। तो एक तरीके से जो है सरकारें जो है कई बार जो है इंटरनेट जो है शटडाउन कर देती है या जो है डिजिटल अधिकारों को जो है प्रतिबंधित कर देती है। तो इसके कारण भी जो है आरोप लगता है कि जो है सरकार जो है फंडामेंटल राइट को जो है समाप्त करने का या उसको खत्म करने का प्रयास कर रही है। ठीक है। और नेक्स्ट है कार्यपालिका कई बार अधिकारों की भावना की अनदेखी कर निर्णय लेती है। मतलब जो है एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑब्टेन बाईपास द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम मिला हुआ उस पर जो है कई बार सरकारें जो है जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, वो जो है इन भावनाओं के खिलाफ जो है कार्य करती है। ठीक है। जिसके आधार पर आरोप लगता है कि सरकार जो है कार्यपालिका जो है लोगों के अधिकारों की भावनाओं की अनदेखी कर जो है निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण उनके फंडामेंटल राइट का जो है उनके फंडामेंटल राइट का जो है उल्लंघन होता है। क्लियर। तो ये जो है आप दे सकते हैं, इस आधार पर आप बोल सकते हैं कि जो है ये चीज़ें क्या है, लगता है देखने से कि जो है एक तरीके से जो है सर मौलिक अधिकार तो दिया गया है, लेकिन जो है
दूसरी तरफ लगता है कि इस पर जो है रिस्ट्रिक्शन है अलग अलग तरीके से और इसको जो है छीना जा सकता है बड़ा आसानी से। ठीक है, तो लगता है कि एक हाथ से दिया गया दूसरे हाथ से लेने का प्रोविजन भी कर दिया गया है। ठीक है, अब जो है हम लोग देखें कि आर्ग्यूमेंट्स इन डिसएग्रीमेंट, मतलब जो है अब हम इसको अगर हम इसके स्टेटमेंट से सहमत नहीं हैं, एग्री नहीं है, तो फिर इसको हम क्या लॉजिक देंगे कि मतलब जो है हम इससे डिसएग्रीमेंट हो। ठीक है, तो हम दे सकते हैं लॉजिक 10 पॉइंट में, ये भी हमने बताया है। जैसे पहला है नो डेमोक्रेसी अलाउज अनरिस्ट्रिक्टेड राइट रीजनेबल लिमिट्स आर नेसेसरी, मतलब कोई भी लोकतंत्र जो है पूर्ण अधिकार नहीं देता है बल्कि सीमाएं जो है आवश्यक है। क्लियर, मतलब जो है उसमें लिमिटेशन लगाती ही है। कोई भी सरकार हो कहीं का भी हो, वो जो है लोगों को जो है पूर्ण अधिकार नहीं देती है बल्कि सीमाएं जो है रिस्ट्रिक्शन जो है उसमें लगाती है। अगर पूर्ण अधिकार दे दिया जाएगा तो मालूम चलेगा कि जो है पर्सनल जो व्यक्ति है वो स्वच्छंद हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कि अगर जो मजबूत व्यक्ति है वो कमज़ोर व्यक्ति को जो है दबा देगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है सिंपल सी बात है कि अगर लिमिटेशन नहीं होगा, उस पर जो है लॉज नहीं होगा, तो फिर सिंपल सा है कि स्वच्छंद व्यक्ति हो जाएंगे और फिर मनमाना जो है अपने अधिकारों का वो प्रयोग करने लगेंगे। इसलिए जो है सरकार जो है उस पर रोक लगाती है और उस पर रिस्ट्रिक्शन का प्रोविज़न करती है कि कोई मनमाना जो है उस पर कोई भी मनमाना निर्णय ना ले सके या कार्य ना कर सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो है हेट स्पीच, अगर कोई व्यक्ति हेट स्पीच करता है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो रिस्ट्रिक्शन जो है आप देखेंगे तो पब्लिक ऑर्डर में है ना, मॉरलिटी पे है। ठीक है, तो इस तरीके का जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। हेल्थ इशू पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो रिस्ट्रिक्शन जो है जरूरी है, पूर्ण अधिकार जो है कोई भी जो है लोकतंत्र नहीं देता है। ठीक है, दूसरा देखें तो अनुच्छेद 32 और 226 के तहत जो है नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो है उपचारों की व्यवस्था की गई है, रेमेडीज भी है कि जो है आर्टिकल 32, आर्टिकल 26 है ना, ये एम्पावर सिटीजन्स टू अप्रोच द जुडिशरी टू इन्फोर्स राइट। मतलब अगर किसी को किसी के राइट्स का जो है अगर उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति जो है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ना। 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट वो जा सकता है और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। ये उपचार की व्यवस्था दिया गया है। ऐसा है कि सरकार अगर मान लीजिए छीनती है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ से आप अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अनुपातिकता का सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि प्रतिबंध संतुलित हो, है ना। मतलब जो है द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंश्योर्स दैट रिस्ट्रिक्शंस आर बैलेंस्ड। मतलब जो है इस तरीके से जो है द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये क्या करता है कि जो है एक तरीके से जो है बैलेंस्ड करने का जो है प्रयास करता है। मतलब है जो है कि एक तरीके से जो है अनुपातिकता का सिद्धांत क्या है, ये सुनिश्चित करता है कि मतलब जो है रिस्ट्रिक्शन ऐसा हो जिससे जो है लोगों का अधिकार जो है बहुत ज़्यादा जो है नहीं छीना जा सके। ठीक है, एक तरीके से जो है जब वैसा सिचुएशन आ जाए तभी उनके अधिकार को छीना जा सके, तो वो सिचुएशन बेस्ड होता है रिस्ट्रिक्शन। मान लीजिए कि जो है जैसे कल हमने पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि धार्मिक स्वतंत्रता पे भी रिस्ट्रिक्शन है। भारत में जो है इंटरफेयर किया जा सकता है। तो कब किया जाता है कि कब जो है किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो है हानि हो जाए, उल्लंघन हो जाए, या किसी का जो है स्वास्थ्य का जो है हानि हो जाए। तो ऐसे अगर मान लीजिए लोकाचार हो, हेल्थ इशू हो, तो इस आधार पर जो है धार्मिक जो फ्रीडम मिला हुआ है उस पर भी जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। क्लियर, तो उसी तरीके से कि बैलेंस्ड किया गया है कि जो है युक्ति युक्त जो है आप क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। मतलब रीजनेबल आपको रिस्ट्रिक्शन जो है लगाने का जो है सरकार को अधिकार दिया गया है। क्लियर, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार की परिभाषा विस्तृत की है। अब देखिए कि अधिकार संविधान में जितना दिया गया था, आर्टिकल 21 को ही देखें, आर्टिकल 21 को, इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या जो है बहुत बड़ा कर दी है। इसमें कई तरीके का जो है
अधिकारों को उसमें जोड़ दिया गया है और माना गया कि जो है आर्टिकल 21 के तहत जो है ये क्या है, एक तरीके का जो है अधिकार, फंडामेंटल राइट है। क्लियर। जैसे मान लीजिए भोजन का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, ठीक है, आश्रय पाने का अधिकार, तो कई अधिकार हैं जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत माना गया और इसका जो है क्या किया गया, विस्तार कर दिया गया है। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है लोगों को जो फंडामेंटल राइट दिया गया उसी को और एक्सटेंड करके जो है कई अधिकार और भी दे रही है। उसी का सबसे लेटेस्ट बढ़िया उदाहरण है राइट टू एजुकेशन। पहले राइट टू एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट में नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत ही जो है माना कि जो है लोगों को शिक्षा का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट है, क्योंकि ये बेसिक है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको फंडामेंटल राइट माना, बाद में सरकार ने जो है आर्टिकल 21A के तहत जो है शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया। तो एक तरह से क्या है, अधिकारों का जो है विस्तार जो है सुप्रीम कोर्ट समय समय पर करते जा रही है। ठीक है। उसके अलावा जो है 44th संविधान संशोधन के तहत जो है आपातकाल में 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमने बताया था कि जो है 1978 के पहले जो है आर्टिकल 20 और 21 को जो है सस्पेंडेड किया जा सकता था, लेकिन जो है उसको भी अब रोक लगा दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कि 20 और 21 को जो है नेशनल इमरजेंसी में भी जो है इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। क्लियर है। तो एक तरह से जो है ये प्रोटेक्ट कर दिया गया इस अमेंडमेंट के द्वारा। क्लियर। ये इंश्योर क्या कर रहा है, ये इंश्योर कर रहा है कि जो है लोगों के अधिकारों को जो है क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। और ये एक तरीके से जो है जो रिस्ट्रिक्शन है तो वो क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, उससे जो है वो परिस्थिति वश है, मतलब परिस्थितियों के आधार पर है, सिचुएशन बेस्ड है कि जो है सिचुएशन अगर ऐसा आता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे सांप्रदायिक दंगा भड़क जाता है, तो वैसी स्थिति में सरकार को वहाँ लॉ एंड ऑर्डर तो संभालना आवश्यक है ना, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन तो करेगा। अब ये तो नहीं बोलेगा कि जो है आप जाके जो है भीड़ इकट्ठा करो और जाके जो है लड़ाई कर लो, दंगा करो, उसको रोक लगाएगी सरकार, रिस्ट्रिक्शन करेगी, लोगों को घर में बंद कर देगी, तो सारे स्वतंत्रता तो बंद हो जाएंगे, कहीं भी घूमने आने जाने का आज़ादी खत्म। तो ऐसे स्थिति में सरकारें जो है रिस्ट्रिक्शन लगाती है, वो सिचुएशन बेस्ड होता है। ठीक है। तो हमारे संविधान में भी जो है सिचुएशन बेस्ड जो है रिस्ट्रिक्शन लगाने का जो है प्रोविजन किया गया, बाकी समय जो है फंडामेंटल राइट लोगों को मिलता ही है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, आर्टिकल 21A के माध्यम से शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है, जो अधिकारों का विस्तार है। अब समय समय पर अधिकारों का विस्तार ही हो रहा है। ठीक है। मतलब राइट टू एजुकेशन वाज एडेड अंडर आर्टिकल 21 एक्सपेंडिंग राइट्स। ठीक है। तो ये बढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा न्यायपालिका ने लगातार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की है। आप देखेंगे कई समय में जो है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा जो है न्यायपालिका द्वारा, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है, इन्होंने जो है नागरिकों के अधिकारों को जो है बचाने का कई बार प्रयास किया है। लोगों के फंडामेंटल राइट अगर सरकारें द्वारा जो है छीनी गई है तो उसको लौटाया भी गया है। ठीक है। गलत तरीके से अगर किसी को गिरफ्तार किया गया तो उसको जो है छोड़ा भी गया है, छोड़ने का आदेश भी दिया गया। तो एक तरह से जो है यहाँ पे जो है अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो या रिस्ट्रिक्शन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको व्याख्या करती है, और फिर से अगर उसको लगता है कि जो है सरकारें जो है मनमाना कर रही है तो उसको जो है वो बदल देती है और फिर वहाँ से जो है लोगों को फंडामेंटल राइट देने का प्रयास करती है। क्लियर। तो एक उसी तरह किसी भी समाज में व्यक्तिगत और सामूहिक हितों का संतुलन जो है आवश्यक होता है। मतलब जो है रिस्ट्रिक्शंस आर नीडेड टू बैलेंस इंडिविजुअल राइट एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी। मतलब अगर जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो जो है बैलेंस्ड इंडिविजुअल जो है बैलेंस जो है इंडिविजुअल राइट्स और जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी नहीं हो सकता है। ठीक है। इसलिए जो है रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या हो कि इंडिविजुअल राइट और जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी के बीच में बैलेंस बना रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल लिबर्टी। मतलब मौलिक कर्तव्य जो है से पता चलता है कि अधिकारों का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि जो है मनमाना करना चाहिए, बल्कि जिम्मेदारी से जो है उपयोग करना चाहिए। क्लियर। उसके अलावा लोकतांत्रिक संस्थाएं, मीडिया और नागरिक समाज अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं। मतलब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड मीडिया एक्ट एज चेक्स अगेंस्ट राइट वायलेशन। मतलब अगर जो है
आप देखेंगे कि जो है जो डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है, मीडिया है, ठीक है, ये सब क्या करते हैं कि जो है अगर अगर आपका वायलेशन होता है तो उसके अगेंस्ट में ये लोग जो है मुखर होते हैं, ये लोग लोगों के अधिकारों को बचाने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? तो ये जो है आपका किस तरीके का आप जो है स्टेटमेंट से डिसएग्री है, तो इस तरीके का जो है आपको लॉजिक देना पड़ेगा। क्लियर? अब इसी को कंक्लूड करना है, आपने लॉजिक दे दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन का अगर फॉर्मेटिंग देखें हम लोग, तो पहला जो है इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन आपने दे दिया। अब दूसरा पार्ट है इसका बॉडी का पार्ट है, ठीक है। बॉडी में आपने जो है इसका जो है एग्री, अगर स्टेटमेंट से आप एग्री हैं तो एग्री का जो है आपने जो है इसके पक्ष में लॉजिक दिया। दूसरा पार्ट है डिसएग्री है, इसके पक्ष में जो है लॉजिक दिया, और जो है उसके बाद कंक्लूजन आपने दिया। कंक्लूजन देखिए यहीं पे क्या है, आपको बैलेंस्ड रखना है। कंक्लूजन आपको बैलेंस्ड रखना है, क्योंकि कंक्लूजन ही आपका पूरा जो है क्वेश्चन का मर्म होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कंक्लूजन दिया, बहुत बैलेंस्ड कंक्लूजन है, किसी पक्ष में नहीं गए, हम दोनों लॉजिक बता दिए, और अपना जो है जो अपना स्टेटमेंट है वो हमने क्या किया, बैलेंस्ड बना दिया। क्लियर? तो आपको हमेशा जो है बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में, लेकिन जो है आप दोनों चीज़ों को बता देंगे और उसके बाद बैलेंस्ड आप कंक्लूजन दे देंगे, जिससे क्या होगा कि आपका अप्रोच जो है बैलेंस्ड हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि बैलेंस जो है अप्रोच अपनाया है। जैसे व्हाइल द कॉन्स्टिट्यूशन डज इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, दीज आर intended to balance individual liberty with social harmony and national interest, rather than talking them back. The constitution aim to regulate rights responsibly in a diverse democracy. Therefore the view is partially valid but not entirely correct। मतलब है हालांकि संविधान ने मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, हमने लिखा कि हालांकि संविधान ने मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इसका उद्देश्य उन्हें वापस लेना नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करना है। समझ में? जो ये रिस्ट्रिक्शन जो लगाया गया है, ये रिस्ट्रिक्शन किस आधार पर लगाया गया है कि जो है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और जो सामाजिक हित है उनके बीच में संतुलन बनाया रखा जा सके। क्लियर? तो एक तरीके से यहाँ पे आपके ये दो पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि जो है इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल हार्मोनी, ये दो पॉइंट आपको रखना है। यही क्या करता है कि इसी के बीच बैलेंस करने के लिए जो है रिस्ट्रिक्शन होना जरूरी है। हम अपना रिस्ट्रिक्शन जो है इसी आधार पर जो है क्या कर सकते हैं, हम उसको सही मान सकते हैं, ठीक है, कि सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करना है। ठीक है, किसका उद्देश्य है, जो फंडामेंटल राइट में जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है उसका उद्देश्य है। इसलिए ये कथन आंशिक रूप से सही है पर पूर्णता नहीं। मतलब आंशिक रूप से बोला जा सकता है, देखने में लगता है कि जहाँ एक हाथ से दिया गया एक हाथ से ले लिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से यह सत्य नहीं है, क्योंकि जो है ये रिस्ट्रिक्शन क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो है इस क्वेश्चन को जो है कैसे किस अप्रोच के द्वारा जो है इसको डील करना है और किस तरीके का लॉजिक का जो है प्रयोग करना है। हमने पॉइंट वाइज जो है लॉजिक दे दिया है, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन अगर है तो उसको आप बड़ा बना सकते हैं। एक ही पॉइंट को जो है आप अगर 5-5 पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे तो आराम से आपका 500 वर्ड में चला जाएगा क्वेश्चन, 400 वर्ड में चला जाएगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आप पॉइंट वाइज जो है आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये अप्रोच अपनाइएगा तो आपका आंसर परफेक्ट होगा और अच्छा नंबर भी मिलेगा और इफेक्टिव जो है ये आंसर भी होगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन जो 69th बीपीएससी में जो है आया हुआ है, इसमें जो है पूछा हुआ है कि जो है
इज रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस AWS जस्टिफाइड? कमेंट। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण तर्क संगत है? टिप्पणी कीजिए, कमेंट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कीवर्ड क्या है, जो है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन किस तरीके का? EWS, ठीक है, कीवर्ड है। मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन, मतलब जो है आपका जो रिजर्वेशन है उसके बारे में आपको बताना है, जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोगों के लिए जो है रिजर्वेशन की जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में। क्लियर? दूसरा पूछ रहा है कि जो आरक्षण जो दिया गया है पिछड़े वर्ग को, जो EWS है, वो क्या तर्क संगत है? यहाँ पे भले या नहीं दिया गया है कि क्या आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, लेकिन तर्क संगत है ये जब पूछा तो यहीं पे जो है हिडन जो क्वेश्चन है कि क्या आप सहमत हैं? डू यू एग्री? क्या आप सहमत हैं कि जो आरक्षण EWS का दिया गया है वो लॉजिकली है, तर्क संगत है? तो यहाँ भी आपको क्या करना है कि जो है आरक्षण के पक्ष में और विपक्ष में इन दोनों चीज़ों को बताना होगा, फिर अपने आप को कंक्लूड करना होगा। क्लियर? ये भी क्वेश्चन का अप्रोच उसी टाइप का है जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में जो है अप्रोच किए थे। इस क्वेश्चन का भी अप्रोच उसी टाइप का। तो यहाँ पे देखिए कीवर्ड हो गया रिजर्वेशन, और दूसरा हो गया तर्क संगत, ठीक है, और तीसरा टिप्पणी करना है, कमेंट करना है। आपको इस पर कमेंट करना, जो बोला गया है तर्क संगत है, आप कमेंट कीजिए। क्लियर? अब हम लोग देखिए इस क्वेश्चन में जो है हम लोग जो है इसका इंट्रोडक्शन दो तरीके से लिख सकते हैं। हम ये दोनों इंट्रोडक्शन को हम लोग ले आए हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इशू है ना, इशू बेस्ड जो है क्वेश्चन है। मतलब जो ये इशू है ना, क्योंकि ये इकोनॉमिकल जो है वीकर सेक्शन AWS को जो रिजर्वेशन मिला, ये क्या है, इशू बेस्ड है, ठीक है। तो आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच को जो है अपना सकते हैं या फिर इशू बेस्ड जो है अप्रोच को अपना सकते हैं। दोनों अप्रोच को अपनाकर आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अप्रोच अगर आप अपनाएंगे तो सिंपल सा है कि द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 इंट्रोड्यूस्ड ए 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन AWS in education and public employment, raising a key debate on whether economical criteria alone justify affirmative action। ठीक है, आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच में जो कॉन्स्टिट्यूशनल में जो प्रोविजन किया है उसी बेस पे आप इसका जो है इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। मतलब 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, इससे यह बहस उत्पन्न हुई कि क्या केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण देना न्याय संगत है या नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो है सामाजिक आधार पर जो है और शैक्षणिक आधार पर, मतलब सोशल और एजुकेशनल आधार पर जो है रिजर्वेशन जो है दिया जाता था। क्लियर? उसके अलावा जो है आप इशू बेस्ड अप्रोच भी अपनाकर जो इसका डेफिनेशन जो है लिख सकते हैं। जैसे विषय आधारित भारत में आरक्षण की परंपरा मुख्यतः सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर आधारित रही है, लेकिन EWS आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर दिया गया है, जो नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। ठीक है, आप जो है इशू बेस्ड अप्रोच भी आप अपनाकर डेफिनेशन लिख सकते हैं कि पहले जो है आरक्षण जो है, जो ट्रेडिशनल जो आरक्षण दिया जाता था वो किस तरीके से मिलता था, एजुकेशनल बैकवर्डनेस है ना, और सोशल जो है बैकवर्डनेस। द इंट्रोडक्शन ऑफ EWS रिजर्वेशन बेस्ड सोलली ऑन इकोनॉमिकल जो है क्राइटेरिया मार्क्स ए पैराडिग्म शिफ्ट द रेजेज क्वेश्चन ऑन इट्स जस्टिफिकेशन एंड इम्प्लीकेशंस। मतलब जो है यहाँ पे क्या है कि जो है शैक्षणिक और जो है सामाजिक जो पहले दिया जाता था, अब जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया। ये क्या है, एक तरह से नीति में
जो पॉलिसी थी सरकार की, उस पॉलिसी में एक बदलाव जो है नज़र आता है। ठीक है, एक बदलाव नज़र आता है। क्लियर? तो हम इस तरीके का जो है इसमें इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। क्लियर? अब आप देखिए रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट था, है ना, जो आरक्षण का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट था, अब देखिए पहले क्या था, ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो है ये दिया जाता था। ठीक है, मतलब सामाजिक रूप से और शिक्षा के आधार पर जो है रिजर्वेशन जो है दिया जाता था। ठीक है, मतलब सोशल और एजुकेशनल, इन दो आधार पर जो है रिजर्वेशन दिया जाता था। आर्थिक इकोनॉमिकल आधार पर जो है रिजर्वेशन नहीं मिलता था। क्लियर? और इसको जो है अगर देखिएगा जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है साहनी केस में भी जो है एजुकेशनल और सोशल आधार पर ही आरक्षण को जो है वैलिड माना गया था। ठीक है, वहाँ पे भी जो है इकोनॉमिकल आधार पर जो है आरक्षण को जो है खारिज कर दिया गया था। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो है खारिज कर दिया गया था, नहीं दिया गया था। क्लियर? लेकिन जो है 2019 में जो है 103वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और उसके द्वारा जो है 10% जो है EWS का जो है रिजर्वेशन दिया गया। अब इसमें ये था कि जो है रिजर्वेशन जो है आप देखिएगा कि जो है जुबा सानी केस था, इसमें जो है 50% जो है लिमिटेशन कर दिया गया था कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारा सवाल उठता है कि जो 10% दिया गया, 10% जो है ये रिजर्वेशन जो ये कैप था उस कैप को तोड़ता नहीं है, बल्कि जो है ये किसके लिए है, ये जो है जो अनरिजर्व कैटेगरी में है उनके लिए जो है 10% जो है ये रिजर्वेशन दिया गया कि अनरिजर्व कैटेगरी में जो गरीब हैं, है ना, उनके लिए जो है 10% जो है शिक्षा में और जो है सरकारी नौकरियों के लिए जो है ये कोटा तय किया गया है। तो ये आर्थिक रूप से, तो चूंकि शुरुआत से जो रिजर्वेशन था, और रिजर्वेशन भी आप देखिएगा कि मूलभूत जो पॉलिसी में चेंजेस था वो क्या था, तो पहले जो है SC और ST को जो है दिया गया रिजर्वेशन। ठीक है, फिर बाद में जो है OBC को जो है रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, मंडल कमीशन के बाद जो है OBC को भी रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लेकिन उसके कभी भी जो है अनरिजर्व कैटेगरी में जो है रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। ये फर्स्ट टाइम जो है 2019 में जो है इसके लिए जो है स्पेशली जो है EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 10% जो है रिजर्वेशन जो है दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है जो गवर्नमेंट है, जो शासन है, गवर्नेंस है, उसकी जो पॉलिसी है, जो रिजर्वेशन देने वाली पॉलिसी थी, उसमें जो है परिवर्तन हुआ। और क्या परिवर्तन हुआ, ये जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों को भी जो है अब क्या करने लगे, रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? तो ये चीजें हैं आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए आर्ग्यूमेंट हम दे सकते हैं, क्योंकि ये पूछा गया है न्याय संगत है या नहीं है, हम ये दिखा सकते हैं। इसमें अब हमको दिखाना पड़ेगा ये न्याय संगत है या नहीं है। तो हम आर्ग्यूमेंट इन जस्टिफिकेशन ऑफ EWS रिजर्वेशन, अब हम EWS आरक्षण के पक्ष में तर्क देंगे और विपक्ष में तर्क देंगे, जिसके आधार पर आलोचना होता है क्यों जो है ये आरक्षण नहीं देना चाहिए था। हम दोनों को देंगे और फिर कंक्लूजन हम दे देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, आर्थिक असमानता एक महत्वपूर्ण जो है, इसमें आर्थिक असमानता को
माना गया है पॉइंट, मतलब इकोनॉमिक जो है इन इक्वलिटी एज ए बेसिस फॉर डिसएडवांटेज, मतलब जो है जो इकोनॉमिक इन इक्वलिटी थी उसी को बेस माना गया। कई लोग केवल गरीबी के कारण शिक्षा रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते हैं, भले वे सामाजिक रूप से पिछड़े ना हो। क्लियर। इसमें जो आर्गुमेंट दिया जाता है कि क्यों जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो बोला गया कि भाई ऐसा है कि सामाजिक रूप से भले वो पिछड़े हुए ना हो, लेकिन चूंकि वो गरीब हैं इस कारण जो है वो शिक्षा और रोजगार के अवसरों से क्या होते हैं, वंचित हो जाते हैं। इसलिए जो है वो वंचित ना हो इसके लिए जो है उनको रिजर्वेशन जो है दिया जाना चाहिए, और जो दिया गया है वो सही है। क्लियर। एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है क्यों जो है दिया जाना चाहिए। दूसरा है कि जो है आर्टिकल 46 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये क्या कर रहा है, जो है आर्टिकल 46 जो है सपोर्ट कर रहा है EWS के द्वारा जो रिजर्वेशन दिया गया है उसका जो है बेस दिखाया जा रहा है कि आर्टिकल 46 जो है वो क्या कर रहा है, वो बोलता है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर है उसको सरकार को जो है क्या करना चाहिए, ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो है इट्स डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल विच सपोर्ट द EWS रिजर्वेशन इन स्पिरिट, मतलब बोल रहा है यह राज्य को निर्देश देता है कि वो समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करे। ये प्रावधान EWS आरक्षण को नैतिक आधार प्रदान करता है। मतलब आर्टिकल 46 का जो है ये दिया जाता है, इसमें समर्थन में तर्क कि जो है EWS को जो आरक्षण दिया गया ये जो है संविधान पहले से बोलता है कि जो है जो कमज़ोर है समाज में, जो कमज़ोर लोग हैं, ठीक है, और उनकी जो शैक्षणिक और आर्थिक हितों की जो है राज्य क्या करे, रक्षा करे। ठीक है, इस आधार पर जो है आर्टिकल 46 का जो है ये दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट दिया जाता है बैलेंस विथ एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन सिस्टम, मतलब है पूर्ववर्ती आरक्षण व्यवस्था से संतुलन है, मतलब जो है उसको तोड़ता नहीं है बल्कि जो है उससे संतुलन स्थापित करता है। कैसे, ये आरक्षण SC ST और OBC के लिए निर्धारित 49.5% आरक्षण को प्रभावित नहीं करता बल्कि अतिरिक्त 10% जो है ये जोड़ता है। मतलब जो है जो रिजर्वेशन पहले से मिल रहा है उसको ये कोई भी उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है। क्लियर, कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है, और उसके इफेक्ट बिना डाले ही जो है ये 10% जो है एडिशनल रिजर्वेशन जो है जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें जो है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए जो है ये प्रोविज़न करता है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि अगर किसी का आरक्षण को कम करके अगर दिया जाता तो प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन यहाँ पे किसी के आरक्षण को खत्म नहीं किया गया है या कम नहीं किया गया बल्कि इनके लिए एडिशनल जो है व्यवस्था कर दिया गया है। क्लियर। और सुप्रीम कोर्ट की वैधता भी जो है इसमें मिल गई। पहले जो है सुप्रीम कोर्ट की वैधता नहीं थी, आर्थिक आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन जो है 2022 में जो है केस गया था जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, 2022 में केस गया था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने EWS आरक्षण को वैध ठहराते हुए आर्थिक पिछड़ेपन को आरक्षण का उचित आधार माना। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट के भी जो है जो उनका जो वर्डिक्ट था पहले के केसेस में और उसमें भी चेंज आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जो है आर्थिक आधार पर जो है आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, अब जो है इसका आर्गुमेंट अगेंस्ट EWS रिजर्वेशन, जो EWS जो रिजर्वेशन है उसके अगेंस्ट जो आलोचक हैं वो जो है इसका क्रिटिसिज्म भी करते हैं कि EWS जो है रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जाना चाहिए था या क्यों कि कैसे जो है ये गलत है। ठीक है, पहला सामाजिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों से विचलन, मतलब जो है डिपार्चर फ्रॉम सोशल जस्टिस प्रिंसिपल्स, मतलब बोल रहा है कि जो है ये सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है ना, सोशल जो जस्टिस है उससे जो है ये क्या है उसके मूल सिद्धांतों से ये उसको प्रभावित करता है। ठीक है, कैसे, द ट्रेडिशनल रैशनल फॉर द रिजर्वेशन वाज हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन एंड कास्ट बेस्ड ऑपरेशन विच EWS कोटा ओवरलुक, मतलब क्या बोल रहा है कि पारंपरिक रूप से आरक्षण का उद्देश्य ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव को दूर करना रहा है जिसे EWS आरक्षण नज़रअंदाज करता है। मतलब जो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था वो सामाजिक रूप से जो भेदभाव किया जा रहा था उसी के बेस पे जो है ये तैयार हुआ था, उसी के बेस पर ये आधारित था। तो
लोगों का कहना है, कुछ लोगों का तर्क है कि जो रिजर्वेशन का जो फार्मूला बनाया गया था, जो रिजर्वेशन जो रखा गया था, वो क्या था, वो सामाजिक जो है सोशल जस्टिस के आधार पर था। ठीक है, तो सोशल जस्टिस में जो जो सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं हैं उनको भी जो है रिजर्वेशन दिया जा रहा है। एक सोशल जस्टिस का क्या कर रहा है, मूल सिद्धांत को क्या कर रहा है, ये दूर कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये सही नहीं है। दूसरा दे रहा है 50% सीमा का उल्लंघन, ब्रीचिंग द 50% कैप। इनका बोलना है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, यही केस था, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में। निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% तय की थी, जिससे ये संशोधन पार कर देता है ना। अब उनका आरोप लगता है कि जो है द EWS रिजर्वेशन टैक्स टोटल रिजर्वेशन टू 59.5%, मतलब 10% अगर जोड़ दो 49.5% प्लस 10%, तो टोटल रिजर्वेशन जो है 59.5% हो जाता है। ठीक है, इनका तर्क होता है कि भले वो अलग कोटा में दिया गया, लेकिन वो तो रिजर्वेशन का ही पार्ट है ना। एक तरह से रिजर्वेशन जो 59.5% हो गया है, तो जो कैप बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट का, वो कैप को तो तोड़ दिया गया। क्लियर। तो बोला विच हैड सेट ए 50% लिमिट, मतलब ये जो है 50% जो रखा गया था उससे जो है ये पार कर लेता है। ठीक है, इस आधार पर जो है इसकी आलोचना किया जाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ एडिक्यूट डेटा, मतलब बोला जाता है कि देयर्स क्रिटिसिज्म दैट EWS कोटाज वेर इंट्रोड्यूस्ड विदाउट कॉम्प्रहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक डेटा जस्टिफाई द मूव, मतलब है आधारभूत डेटा की कमी। इनका आलोचना होता है कि जो है आलोचक बोलते हैं EWS आरक्षण बिना पर्याप्त सामाजिक आर्थिक आंकड़ों के लागू किया गया है। ठीक है, मतलब पर्याप्त जो है डेटा नहीं था और फिर भी दे दिया गया है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक आंकड़ों के जो है बिना ही इसको लागू कर दिया गया, तो ये सही लोगों तक जो है इसका लाभ जो है नहीं पहुंचेगा, और सही लोगों तक लाभ नहीं पहुंचेगा तो इसका कोई मतलब भी नहीं है। इस तरह इस आधार पर जो है आलोचना करते हैं। उसके अलावा है वर्गीकरण की जटिलता और असंतुलन, इससे समाज के अन्य वर्गों में भी जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग बढ़ सकती है, जिससे सामाजिक संरचना में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। मतलब है रिस्क ऑफ फर्दर फ्रेगमेंशन, मतलब है कि जो है आगे चलकर जो है अन्य जो वर्ग भी जो है इस आधार पर रिजर्वेशन का जो है आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का जो है आरक्षण क्या डिमांड करेंगे, जिससे जो है सामाजिक जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, और इससे जो है क्या होगा कि जो है सामाजिक असंतुलन बन जाएगा। क्लियर। इस आधार पर जो है आलोचक जो है इसको जो है क्या करते हैं कि जो है आर्गुमेंट देते हैं इसके अगेंस्ट में। क्लियर। अब हम इसका कंक्लूजन देखें तो EWS आरक्षण आर्थिक असमानता को दूर करने का एक सकारात्मक प्रयास है, किंतु इसे सामाजिक न्याय, समानता और योग्यता के सिद्धांतों के संतुलन के साथ लागू करना आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे उपाय ठोस डेटा, पारदर्शिता और समय समय पर पुनरावलोकन के आधार पर लागू किए जाएं, ताकि संविधान द्वारा लक्षित समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। क्लियर। तो हमने क्या किया, बैलेंस्ड जो है हमने क्या किया, बैलेंस्ड कर दिया। बैलेंस्ड अप्रोच हम हमेशा बोलते हैं कि हमने जो है क्या किया। आप देखो पहला देखोगे, पहला जो स्टेटमेंट है ये क्या है, हम लोगों ने जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष के जो है फेवर में हमने अपना स्टेटमेंट दिया है कि EWS आरक्षण आर्थिक असमानता को दूर करने का एक सकारात्मक प्रयास है। मतलब जो EWS को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो रिजर्वेशन को हम गलत नहीं मान रहे हैं, मतलब तर्कसंगत मान रहे हैं कि भाई ये तर्कसंगत है और सही है, क्योंकि ये सकारात्मक प्रयास हमने बताया। लेकिन हमने जो आलोचक है उसको भी हमने इसमें क्या किया, उसके भी पॉइंट को अपने रखा। अब बोला किंतु इससे सामाजिक न्याय, समानता और योग्यता के सिद्धांतों के संतुलन के साथ लागू करना आवश्यक है। एक तरह से हमने इसको सुझाव के फेम में दे दिया कि जो आलोचक जो लगाते हैं आरोप उसको भी जो है अपना कर जो है हम इसको सुझाव के फॉर्म में डाल दिया। ठीक है। ये महत्वपूर्ण है कि उपाय ठोस डेटा, पारदर्शिता और समय समय पर उसका जो है पुनरावलोकन के आधार पर लागू किए जाए, ताकि संविधान द्वारा जो समावेशी विकास सुनिश्चित किया गया उसको जो है प्राप्त किया जा सके। क्लियर। तो हमने दोनों के अप्रोच को क्या किया, मिक्स कर दिया और जो है एक बैलेंस्ड अप्रोच हमने बना दिया। तो इस तरह क्वेश्चन में जब आए तो आपको बैलेंस्ड अप्रोच ही जो है अपनाना पड़ेगा। ठीक है। किसी एक तरफ झुकाव आप नहीं कर सकते हैं। मतलब आप EWS के जो है
विपक्ष में चले जाएं या उसके पक्ष में आ जाएं, नहीं, बल्कि चूंकि हम लोग सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं तो हम लोगों को जो है क्या करना है, बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना है। क्लियर। अब ये क्वेश्चन चूंकि शॉर्ट नोट्स था तो शॉर्ट नोट्स टाइप का जो है हमने आपको बता दिया कि आप इसमें जो है इसका अगर देखेंगे तो फॉर्मेटिंग किस तरह का है। इंट्रोडक्शन आप लिख देंगे, इंट्रोडक्शन हम बताया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड लिख सकते हैं, है ना, या फिर जो है इशू बेस्ड लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ये बॉडी का पार्ट हो गया, बॉडी के पार्ट में जो है इसके अगेंस्ट क्या बोलते हैं, समर्थन में, और दूसरा जो है अगेंस्ट में जो है आप इसको लिखिए और उसके बाद कंक्लूजन लिखिए। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स टाइप का है, टिप्पणी इसमें जो है आपको ये चीज़ें को बताना था। क्लियर। अगर ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ देगा, ठीक है, तो इसमें जो है कुछ पॉइंट हम इसमें दे दिए हैं। ठीक है, अब देखिए आरक्षण के पक्ष में तर्क है, तो ये लॉन्ग पॉइंट है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो आप इन पॉइंट को जो है आप एक्सप्लेन करके जो है क्या कर सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन, बड़ा जो है आंसर भी बना सकते हैं। जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े लोग भी अवसरों से वंचित रहते हैं, चाहे वे सामाजिक रूप से पिछड़े ना हो। अगर सामाजिक रूप से पिछड़े ना हो, लेकिन चूंकि आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण जो है वो अवसर से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, संविधान का अनुच्छेद 46 राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कल्याण का निर्देश देता है। तीसरा है, AWS आरक्षण सामाजिक संतुलन की दिशा में एक कदम है जो केवल जाति आधारित न होकर आर्थिक आधार पर भी न्याय की बात करता है। ठीक है, अभी तक आरक्षण का जो प्रोविजन था वो जाति के आधार पर था, लेकिन यहाँ पे जाति ना होकर आर्थिक आधार पर जो है रिजर्वेशन देने की बात करता है, मतलब इकोनॉमिकल जस्टिस की बात करता है। क्लियर। उसके अलावा ये आरक्षण जो है अतिरिक्त 10% है जो SC ST OBC के लिए आरक्षित 49.5 को प्रभावित नहीं करता है। उसके अलावा जो है 103वां संविधान संशोधन AWS का आरक्षण देने के लिए स्पष्ट संवैधानिक जो है वैधता प्रदान करता है। उसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है वैध ठहराया गया है 2022 में। कौन सा केस था, केस याद रखिएगा, जनहित अभियान बनाम भारत संघ, जो कि PT में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद अलावा जो है गरीबी भी एक गंभीर वंचना है जो शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य जैसे मौलिक क्षेत्रों में पिछड़ेपन को जन्म देता है, जिससे क्या होगा, सामाजिक असंतुलन बन जाएगा। यह आरक्षण जो है स्वर्ण गरीबों को सामाजिक न्याय प्रणाली में स्थान देता है जो अब तक वंचित हैं। क्लियर। मतलब जो है जो स्वर्ण गरीब हैं उनको जो है सामाजिक न्याय प्रणाली में क्या करता है, शामिल करता है। नेक्स्ट, सामाजिक विविधता को व्यापक बनाता है और विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों को सरकारी सेवाओं में स्थान देता है। मतलब अगर आर्थिक रूप से कोई कमजोर था तो वो सरकारी सेवाओं में नहीं जा पाता था, अब ये रिजर्वेशन के आधार पर वो जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है, राजनीतिक और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देता है जिससे लोकतंत्र की गुणवत्ता में सुधार होती है। क्लियर। अब इसमें जो है विरोध में तर्क है, विरोध में भी हमने 10 पॉइंट दे दिया है जिससे आप अपने क्वेश्चन का आंसर को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आरक्षण का मूल उद्देश्य सामाजिक पिछड़ेपन और भेदभाव की भरपाई करना था, न कि आर्थिक गरीबी के समाधान। ठीक है, तो लोगों का कहना, आलोचक कहना है कि भाई अगर आर्थिक रूप से कोई गरीब है तो सरकार उसकी गरीबी को दूर करे ना कि उसका रिजर्वेशन दे दे। ठीक है। दूसरा है, ये सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से विचलन है क्योंकि ये ऐतिहासिक उत्पीड़न को अनदेखा करता है, इस आधार पर जो ये बोलते हैं। तीसरा है, 50% पॉइंट को जो है क्या करता है, ये तोड़ता है, और 59.5% जो है आरक्षण का रिजर्वेशन ये बताते हैं। ठीक है। उसके अलावा AWS के निर्धारण का मानदंड अस्पष्ट है और लचीला है जिससे गलत लाभ की संभावना बढ़ती है। हमने पहले बोला कि जो है इससे क्या है, गलत लाभ लेने की संभावना बढ़ सकती है। नेक्स्ट, गरीबी एक अस्थायी स्थिति हो सकती है जबकि सामाजिक पिछड़ापन पीढ़ियों तक चलता है। इनका कहना है कि जो सामाजिक जो पिछड़ापन है वो कई पीढ़ी तक चलता है, लेकिन गरीबी क्या है कि मान लीजिए सरकारी नौकरी मिला और वो जो है अमीर बन जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा अन्य पिछड़े वर्गों OBC SC ST के अंदर भी आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं जिन्हें AWS का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा इससे आरक्षण की परिभाषा का विस्तार होता जा रहा है जो प्रणाली को बोझिल बना सकता है। नेक्स्ट, AWS आरक्षण लागू करने से बिना पर्याप्त डेटा और अध्ययन के नीतिगत निर्णय लिया गया। उसके अलावा योग्यता आधारित चयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है यदि आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर बढ़ता है, तो यहाँ पे दिया जाता है कि योग्यता जो आधारित चयन है उस पर जो है क्या होगा, प्रतिकूल जो है प्रभाव पड़ेगा। मतलब मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, स्पेशली इफ इकोनॉमिकल बेस्ड रिजर्वेशन कंटिन्यू टू ग्रो। नेक्स्ट, ये भविष्य में और अधिक वर्गों द्वारा आरक्षण की मांग को जन्म दे सकता है जिससे सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है।
ठीक है। तो ये जो है 10 पॉइंट हमने एक्स्ट्रा दिया है आप लोग को, आप इसको टेबल बनाकर भी जो है आप उसमें लगा सकते हैं एक तरीके से, और जो है अपने आंसर को और भी बेहतर बना सकते हैं। क्लियर। तो ये क्वेश्चन का जो है आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जो है आपको इंट्रोडक्शन, उसके अलावा जो है पक्ष और विपक्ष में तर्क और निष्कर्ष देना है। क्लियर। इसका यही अप्रोच होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब जो है कुछ संभावित क्वेश्चन है और उस संभावित क्वेश्चन को आप लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और मुझे लगता है कि लगभग 5 क्वेश्चन हमने संभावित दिया है। इन 5 क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हो सकता है कि जो है इसी बेस्ड के आधार पर जो है क्वेश्चन आ जाए। और ये लगभग सारे डायमेंशन को जो है इसमें हमने शामिल करने का प्रयास किया है। क्लियर। ठीक है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, डू द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेस क्रिटिसिज्म ड्यू टू एक्सेसिव लिमिटेशन, एक्सप्रेस योर व्यू। देखो सिंपल सा है, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को क्या ज़्यादा सीमाओं की वजह से आलोचना का सामना करना पड़ता है, अपने विचार व्यक्त करें। पहला वाला ही पार्ट जो था, पहला जो क्वेश्चन हमने बताया था उसी पे बेस है। देखो लैंग्वेज सिर्फ चेंज है, बेस वही है। ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे आप, पब्लिक ऑर्डर या नेशनल सिक्योरिटी जैसे प्रतिबंधों का जिक्र कर सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो आप कोई भी चीज़ लिखेंगे एग्जाम्पल के साथ आप उसको जरूर जिक्र कीजिएगा, जिससे नंबर आपको इफेक्टिव होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के शुरुआती समय से लेकर अब तक कैसे बढ़ाया, उदाहरण सहित समझाइए। मतलब इसमें राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन जैसे जो भी नया आयाम जुड़ा है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जोड़ा गया है या सरकार के द्वारा अमेंडमेंट करके भी जोड़ा गया है, इन चीज़ों को जो है आपको इसमें लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, क्या मूल अधिकार और राज्य के नीति अनुसार सिद्धांतों के बीच टकराव होना स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट के किसी एक फैसले के साथ इसकी व्याख्या करें। यहाँ पे आप केशवानंद भारती या मिनर्वा मिल्स जो है केस का जिक्र कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, मूल अधिकार क्या करता है, नागरिकों के जो स्वतंत्रता है, जो उनके अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करता है, देता है। ठीक है। और सरकार जो है मूल अधिकार को कम करती है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है, सरकार के लिए मूल अधिकार क्या है, ये नेगेटिव है। नागरिकों के लिए तो पॉजिटिव है लेकिन सरकार के लिए नेगेटिव है, क्योंकि सरकार को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो सरकार कभी कभी मूल अधिकारों को जो है तोड़ने का या उसको में संशोधन करने का प्रयास करती है, जिससे क्या होता है, टकराहट पैदा होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है केशवानंद भारती केस है। ठीक है। और मिनर्वा मिल्स जैसे केस है। तो इस केस में, इस क्वेश्चन में जो है आपको इस टाइप का जो है कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डालना है, फैक्ट डालना है। स्पेशली जो है केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स का केस का जो है आपको जिक्र करना है। नेक्स्ट देखें, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 क्या वास्तव में भारतीय समाज में बराबरी ला पाया, बिहार के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। ठीक है। मतलब जो राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी है, ये क्या मतलब जो है, जो इसका जो प्रोविजन किया गया था, क्या वाकई में इससे जो है समाज में बराबरी आ गया है। ठीक है। अगर बराबरी कुछ इसमें भी आपको देना है, कुछ पॉइंट आपको देना है कि जो है हाँ कुछ तो जो है इससे जो है इक्वालिटी आया गया है, लेकिन जो है अभी भी पूरी तरीके से जो है इक्वालिटी नहीं आया, अभी भी जो है कहीं कहीं जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है मिल जाता है। ठीक है। वो आपको देना है, स्पेशली बिहार के संदर्भ में जो है आपको विश्लेषित करना है। क्लियर। नेक्स्ट, अनुच्छेद 32 को मूल अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान का दिल क्यों कहा जाता है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसका व्यवहारिक महत्व को समझाइए। सिंपल सी बात है, आर्टिकल 32 क्या है कि अगर किसी को भी जो है फंडामेंटल राइट का जो है, किसी का फंडामेंटल राइट अगर छीन लिया जाता है व्यक्तिगत रूप से भी और सरकार के द्वारा भी, कोई व्यक्तिगत व्यक्ति भी छीने या फिर सरकार छीन लेती है, तो फिर वो जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके थ्रू जा सकता है, डायरेक्ट जा सकता है और अपने फंडामेंटल राइट को जो है वो पा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो फंडामेंटल राइट जिसका हनन होता है, उसके फंडामेंटल राइट को छीन लिया जाता है, उसको फंडामेंटल राइट को वापस दिलाने का कार्य कौन करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है। इसलिए जो है, इसलिए बोला जाता है कि ये जो है दिल है। ठीक है। इसको आपको यहाँ रिट्स और जुडिशियल रेमेडीज को बताना है और बिहार के संदर्भ में कुछ केसेस जो है आपको बता देना है। क्लियर। तो ये जो है आप लोगों को जो है, जो थर्ड जो टॉपिक जो है सेशन था हमारा वीडियो का, उसमें फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो है जो क्वेश्चंस बिहार बीपीएससी मेंस में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए थे, वो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए हुए थे, पिछले 5 साल का हमने लिया है।
पिछले 5 साल में 2 क्वेश्चन आए हुए, लेकिन पिछले साल जो है 69 बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से आ सकता है इस बार, ठीक है। इसलिए जो है इसको फोकस्ड करेंगे, और दोनों क्वेश्चन का अप्रोच हमने बता दिया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहता है तो आप उसमें क्या अप्रोच अपना सकते हैं। देखिए मेरा उद्देश्य सिंपल है, हम आपको आंसर नहीं लिखवा रहे हैं, सिर्फ अप्रोच बता रहे हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें आप किस टाइप का अप्रोच अपनाएंगे। तो अगर मान लीजिए इससे नहीं आएगा, किसी और टॉपिक से जो है इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो आपका अप्रोच इसी टाइप का होना चाहिए। क्लियर। और हमेशा याद रखिए कि आपको बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना है, जहाँ पे आपसे तर्क आप सहमत हैं या अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा आप बैलेंस्ड जो है अप्रोच लेके चलें, किसी तरफ झुकना नहीं है, बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना है, जिससे क्या हो आपका आंसर इफेक्टिव हो जाए। क्लियर। तो हमने जो है इस तरीके के अप्रोच के बारे में जिक्र कर दिया। दोनों क्वेश्चन उसी टाइप के थे जिसमें हमने जो है आपको बैलेंस्ड अप्रोच के बारे में बता दिया और कुछ संभावित क्वेश्चन आपको दे दिया है। तो मुझे आशा है कि जो है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और अगर आप जो है लिखते हैं क्वेश्चन और मुझसे चेक करवाना चाहते हैं तो मेरे जो है इस व्हाट्सअप नंबर पर जो है भेज दीजिए 7654633660। इस पर जो है आप भेज सकते हैं अपना क्वेश्चन, चेक करके हम आपको भेज देंगे, ठीक है। और फिर जो है अगले वीडियो में जो है हम लोग मिलते हैं। अगला जो है वीडियो जो है पॉलिटी का आपको जो है नेक्स्ट जो टॉपिक हमने डिसाइड किया उसी नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड होगा, उसी टाइप से होगा क्वेश्चन और संभावित। अब संभावित क्वेश्चन में हमने क्या करेंगे, कुछ 2 4 5 लाइन हम इसका फॉर्मेटिंग करके आपको बता देंगे कि जो है इसमें क्या लिखना है, तो आप उस हिसाब से आप उसको लिख सकते हैं। क्लियर। और वीडियो जो है अब हिस्ट्री का भी आपको जो है वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और पॉलिटी का आपका वीडियो तो मिलेगा ही। क्लियर। तो आप लोग जो है अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक लिखिए क्वेश्चन, जितना लिखिएगा उतना फ़ायदा होगा। और सिर्फ ये बीपीएससी के लिए नहीं है, जो अप्रोच हम बता रहे हैं, ये जेपीएससी हो या यूपीएससी हो या किसी अदर पीसीएस का मेंस का एग्जामिनेशन हो, उन सब के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। वैसे लड़के भी जो है इस अप्रोच को अपना के प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना जो है मेंस बेहतर कर सकते हैं। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अगर कोई आपका जो है सजेशन है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए कि जो है किस तरीके का जो है इसमें और बेहतर किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।